हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। इसके पहले मैंने जितने भी वर्ब के क्लास आपको दिए थे वे सारे फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड थे। आज हम लोग सीखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके कौन कौन से वर्गीकरण हैं, ये एग्जामिनेशन में कैसे आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ से आप लोगों की क्लास शुरू की थी वर्ब की, ठीक है। वर्ब को मैंने दो हिस्सा में बांटा था। एक का नाम आप लोग को याद होगा मेन वर्ब, और एक का नाम था हेल्पिंग वर्ब। एक था मेन वर्ब और एक कौन था, हेल्पिंग वर्ब। इसी को आप लोग ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलियरी। और ये दोनों का मतलब होता है सहायक। चूंकि वर्ब है तो इसका मतलब हो गया सहायक क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसमें मैंने दो चीज़ को आप लोग को बताया था। एक बताया था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, और एक मैंने बताया था इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, यानी अकर्मक क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ये जो वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मेन वर्ब के ऐसे V1, V2, V3, V4 एंड V5 फॉर्म होते हैं। ये आप लोगों को याद करने होंगे, एग्जामिनेशन में भी इससे काम होंगे। और आज हम लोग इस वर्ब के ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब के ऊपर का मतलब कि देखो, वास्तव में जो हम लोग ये वर्ब पढ़ें, मेन या हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों फाइनाइट वर्ब थे। ये दोनों क्या थे, फाइनाइट वर्ब थे। और ये फाइनाइट वर्ब जो है, मतलब ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब वास्तव में वर्ब का एक हिस्सा है, और इसका दूसरा हिस्सा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट यानी अगर हम लोग यहाँ से देखें कि वर्ब के कितने वर्गीकरण है, तो दो, एक है फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप लोग पढ़े थे प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, तो कंप्लीट हो चुका है, नॉन फाइनाइट को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जान ले कि आखिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या है, फाइनाइट वर्ब कहेंगे किसको और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार फाइनाइट वर्ब क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार क्या कर लेते हो, अपने आप को बदल लेते हो, ठीक है, अपने आप को बदल लेते हो, ठीक है। तो जो वर्ब अपने आप को बदल लेगा सब्जेक्ट टेंस के अनुसार, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो एक एग्जांपल से इसको समझें कि कैसे अपने आप को बदलते हैं। तो देखिए, ही और यहाँ पर हम लिखते हैं आई। अगर ही के साथ हम लोग लगाते हैं प्लेज, तो क्या आई के साथ प्लेज ही लगता है कि प्ले लगता है, प्ले लगता है। तो ये तो हुआ सब्जेक्ट के अनुसार बदला। अच्छा, टेंस के अनुसार का मतलब कि हो सकता है कि इस प्लेज के जगह पर हम लिख दे क्या, प्लेड, है ना। तो यहाँ पर भी प्ले के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लेड। तो देखिए, जो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार प्लेज और प्ले आया था, इस बार प्लेड जो मैंने लिखा या टेंस के अनुसार लिखा। अच्छा, हो सकता है कि हैज प्लेड भी हो जाए, परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस तरह से जो वर्ब अपने आप को बदलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाता है। अब जैसे ही के साथ हम यहाँ पर लिखें ही इज ए टीचर, तो क्या आई के साथ इज ही लगेगा कि आई के साथ एम लगेगा, तो आई के साथ तो एम होगा, आई एम ए टीचर। तो देखिए, ये भी अपने आप को बदल लिए। तो यानी जितने भी ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। सीधा नॉन फाइनाइट वर्ब वे होते हैं जो अपने आप को बदलते नहीं हैं,
ठीक है, तो ये लिख सकते हैं नॉन चेंजेबल, ठीक है, या नॉट चेंजेबल लिख देते हैं, नॉट चेंजेबल, यानी ये अपने आप को किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है। ही नोज हाउ टू प्ले, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दो वर्ब है, एक है नोज और एक है टू प्ले, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आई नो हाउ टू प्ले। इस क्वेश्चन में देखिए आई के अकॉर्डिंग नो लगा एक वर्ब और दूसरा एक है टू प्ले। तो इसी सेंटेंस में देखा जाए दो वर्ब है, एक है फाइनाइट, आई के अकॉर्डिंग नो हुआ है, ही के अनुसार नोज हुआ है, ये तो अपने आप को बदल लिया। तो इस वर्ब को हम लोग नाम दे देंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब हुआ ये, फाइनाइट वर्ब। और जबकि इसी सेंटेंस के आगे अगर हम लोग देखें तो टू प्ले और टू प्ले दोनों में एक ही जैसा है, आई से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ही से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसे को ही हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। टेंस का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं आई न्यू, यानी पास्ट टेंस में ले जाते हैं, तो ये टू प्ले ही रहेगा। अगर इसको भी कर देते हैं ही न्यू हाउ टू प्ले ही रहेगा, तो ये नहीं बदलने वाले वर्ब हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नॉन फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब इस लगा देते हैं क्योंकि इसकी संख्या भी अधिक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपके तीन कैटेगरी बनते हैं। एक को हम लोग इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, इन्फिनिटिव। दूसरा को हम लोग जेरंड के नाम से जानते हैं, GERUND। और तीसरा को हम लोग पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव दो तरह का होता है। इन्फिनिटिव कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है 2 + V1 और एक होता है सिर्फ V1, इसमें 2 नहीं लगा रहेगा। देखिए इन्फिनिटिव को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक होता है 2 + V1 और एक होता है V1। ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज करते हैं और इसी को इन्फिनिटिव के नाम से जानते भी हैं। तो इन्फिनिटिव में एक जो हिस्सा हुआ 2 + V1, इसको हम लोग कह सकते हैं विद 2, या इसी को टेकिंग 2 भी कहते हैं, टेकिंग 2 इन्फिनिटिव, मतलब जो 2 को लेकर आता है। जबकि V1 को हम लोग बेयर के नाम से जानते हैं, BARE, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी यह बिना 2 का आता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, जो बिना 2 का है, जैसे यहाँ पर V1 आया हुआ है। इसको और आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे अब जेरंड को समझें। देखिए जेरंड जो होता है हम लोग वर्ब के चौथे फॉर्म को कहते हैं, यानी वह वर्ब जिसमें हम लोग ING को लगा दें, ठीक है। तो इस V1 + ING को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे, जेरंड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आगे आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है। पार्टिसिपल कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक का नाम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लग रहा था, लेकिन फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ये टेंस थोड़ी है। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को भी समझ लिया जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहेंगे। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग वर्ब का चौथा रूप को ही कहते हैं। तो यहाँ पर भी V4 आ गया, यहाँ पर भी V4, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन यही V4 का नाम जेरंड है। आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो ये भी आगे हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल हम लोग कहते हैं V3 फॉर्म को, यानी जिसमें ED लगा हो, EN लगा हो, डॉट डॉट डॉट, जितने भी थर्ड फॉर्म होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग कहते हैं जब हैविंग के साथ V3 को लिख दिया जाए। तो हैविंग + V3 को हम लोग किस नाम से जानेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानेंगे, ठीक है।
इतना। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप में बांट दिया, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो होता है यह नाउन के रूप में काम करता है, ठीक है, जबकि जो जेरंड है यह भी नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल जो है यह एडजेक्टिव या वर्ब के जैसा काम करेगा। इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। देखिए इन्फिनिटिव जो होता है नाउन के रूप में काम करेगा, जेरंड नाउन के रूप में काम करेगा, लेकिन पार्टिसिपल नाउन के रूप में काम नहीं करता है, एडजेक्टिव या वर्ब के जैसा काम करता है। और आगे देखते हैं इसको। देखिए इन्फिनिटिव जब नाउन के रूप में काम करेगा तो कैसे पता चलेगा कि नाउन है? तो नाउन का जगह कहाँ होता है? सब्जेक्ट का या होता है ऑब्जेक्ट का, यही ना। तो देखिए इस वाक्य में टू स्विम इज एन आर्ट, तैरना, टू स्विम का मतलब हुआ तैरना एक कला है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन होता है, ठीक है। ये तो हम प्रोनाउन नहीं ना कहेंगे, प्रोनाउन तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा देखिए, आई नो हाउ टू स्विम, इसमें नो आपका वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब है। तो जब वर्ब है तो वर्ब के बाद वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट का होता है। हाउ टू स्विम में देखा जाए ये टू स्विम जो आ गया ये कौन सा जगह पर आया हुआ है? तो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट के जगह पर आ गया तो इसका मतलब ये भी नाउन है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव नाउन होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? कि नाउन होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है। जब नाउन होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जगह लेगा ही लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा जेरंड फॉर्म को समझते हैं। देखिए जेरंड में जो पहला एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज एन आर्ट। इज तो आपका वर्ब हुआ, इज के बाद अगर स्विमिंग आता है तो इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। इज के पहले जो स्विमिंग है तो ये तो सब्जेक्ट है, और चूंकि यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन होता है। चिल्ड्रेन लव प्लेइंग, देखिए बच्चे प्रेम करते हैं या पसंद करते हैं प्लेइंग, खेलना। प्लेइंग किस रूप में यूज हुआ है? मेन वर्ब के बाद। तो मेन वर्ब के बाद जब ये आया तो ये जगह किसका हुआ? ऑब्जेक्ट का। तो यानी यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो जेरंड होता है वो एज ए नाउन काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये दोनों चीज़ आप लोग का क्लियर होना चाहिए कि जो इन्फिनिटिव होता है या जेरंड होता है एक प्रकार का नाउन है जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के जगह या नाउन के जगह पर आता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट में अब तीसरा को समझा जाए। पार्टिसिपल, एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों को कहा जाता है। जब वर्ब के जैसा काम करेगा यदि कोई वर्ब तो वह पार्टिसिपल कहलाएगा, या वही वर्ब जब एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा तो भी पार्टिसिपल कहलाएगा। पार्टिसिपल 3 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 तरह का एग्जाम्पल लिया। देखिए एक टाइप ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। ही इज प्लेइंग में देखा जाए ही इज के बाद V4 आ गया है। तो हम लोग कहाँ फंस रहे थे कि V4 इसमें भी आता है, जेरंड में भी, पार्टिसिपल में भी। पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो ये वर्ब के जैसा काम करेगा। जब नाउन के जैसा काम करेगा मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो जेरंड कहलाएगा, लेकिन जब वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसी को हम लोग कह देते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हीज प्लेइंग में आप देखिए प्लेइंग किस रूप में आया है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, इज के बाद मेन वर्ब के रूप में है। तो जब इज के बाद मेन वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब वर्ब के रूप में काम किया, पार्टिसिपल है। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल को देखा जाए, ए स्माइलिंग फेस इज ऑलवेज इंप्रेसिव। यहाँ पर देखिए इज आपका वर्ब हुआ, इसके पहले ये पूरा सब्जेक्ट हो गया है ना। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, केवल स्माइलिंग होता तो हम इसको जेरंड घोषित कर देते, लेकिन ये स्माइलिंग फेस में देखा जाए फेस नाउन है तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है। हंसता या मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा प्रभावशाली होता है। तो चेहरे की बात हो रही है, कैसा चेहरा? स्माइलिंग यानी हंसता हुआ या मुस्कुराता हुआ। तो ये जो स्माइलिंग है ये तो विशेषता बता रहा है नाउन की। तो जब नाउन की विशेषता कोई वर्ब बताने लगे, यानी कोई वर्ब का मतलब यहाँ पर है V4 से, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे को हम लोग कहते हैं कि यह एडजेक्टिव है। और जब यह एडजेक्टिव है तो भी इसको हम पार्टिसिपल में ले जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया? ये भी हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? यानी जब चौथा रूप रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना है, लेकिन कब? जब वो एडजेक्टिव या वर्ब का काम करेगा तब। क्लियर हुआ? ये दोनों एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। दूसरा, ही हैज प्लेड। प्लेड देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आया है। थर्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये वर्ब के जैसा काम किया है, लेकिन जस्ट नीचे देखिए कुक्ड मीट मे बी। ये तो वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, इसके पहले सब्जेक्ट ये है,
कुक्ड मीट, मीट यहाँ पर नाउन है, पका हुआ मीट की बात हो रही है, मांस की बात हो रही है, पका हुआ है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है। कैसा मांस? तो पका हुआ मांस मे बी डाइजेस्टेड इजिली, यानी हो सकता है कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, यानी पच जाए। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है ये आपका नाउन का विशेषता बता दिया, मतलब एडजेक्टिव है। तो ये थर्ड फॉर्म है, और इस थर्ड फॉर्म को हम लोग पार्टिसिपल में किस नाम से जानते हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट मतलब V4, पास्ट मतलब V3, याद रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा V4, पास्ट पार्टिसिपल रहेगा V3। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए, हैविंग किल्ड ए टाइगर ही फ्लेड अवे। हैविंग किल्ड यानी बाघ मारने के बाद, ठीक है, टाइगर बाघ मारने के बाद वो क्या किया? भाग गया। ही फ्लेड अवे मतलब वो भाग गया, ठीक है, यानी बाघ मारा और वो भाग गया। तो ऐसे को हैविंग थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल ये हो गया, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, एग्जामिनेशन में इन्फिनिटिव और जेरंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फिनिटिव यानी 2+V1 का यूज कौन कौन से वर्ब के बाद होगा, ये याद रखना होगा। यानी ऐसा होता है कि कहीं 2+V1 आता है तो कहीं V1 आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि हाउ 2+V1 आ जाता है, जैसे इसमें लगा हुआ है। हाउ कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, अब इसके रूल्स को हम लोग सीखेंगे। जेरंड के रूल को सीखेंगे और पार्टिसिपल के रूल को सीखेंगे कि कब इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये रूल जो है इन्फिनिटिव के लिए है। इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 या V1 बेयर इन्फिनिटिव को कहा जाता है, जिसमें 2 नहीं रहेगा। तो यदि देखिए एग्जामिनेशन में आपको मिले नो या लर्न मिल जाए, टीच मिल जाए, डिसाइड, एक्सप्लेन, इंक्वायर या आस्क मिले, तो ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद 2+V1 तो आएगा, लेकिन साथ में हाउ भी लगाना पड़ेगा। मतलब हाउ 2+V1। हाउ का यूज हम लोग करते हैं मैनर या तरीका बताने वाले वर्ब के साथ, ठीक है। हाउ का यूज हम कब करेंगे? तो जब हम लोग को तरीका बताना हो, यानी काम करने का तौर तरीका जब बताना हो। तो देखिए, सारे वर्ब तरीका को ही बताते हैं। नो मतलब जानना, तो जानना एक तरीका है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तैरना जानता हूँ, आई नो, तो तैरना जानना एक तौर तरीका हुआ। तो जब भी तौर तरीका की बात हो तो ये सब वर्ब यूज होते हैं, और ये सबके बाद 2+V1 आएगा, लेकिन याद रहे हाउ बीच में लगा होगा। तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए प्लीज टीच मी, देखिए प्लीज टीच मी हाउ टू स्पीक, तो यहाँ तक हो सकता है कि खाली जगह बना दिया जाए, प्लीज टीच मी खाली जगह इंग्लिश। हो सकता है कि केवल स्पीक दिया जाए, या टू स्पीक दिया जाए, या हाउ टू स्पीक दिया जाए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू स्पीक, यानी कह रहा है कि कृपया मुझे बताएं, यानी पढ़ाएं, ठीक है, या सिखाएं। प्लीज टीच मी, कृपया मुझे बताएं, पढ़ाएं या सिखाएं। क्या सिखाएं? हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, यानी अंग्रेजी बोलना। तो अंग्रेजी बोलना एक कला हुआ, यानी कला का मतलब एक तरीका, तो तरीका के लिए हाउ का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब आपको याद करने होंगे। दूसरा, रेडी, एबल, एग्री, होप, एक्सपेक्ट, वांट, विश, प्रोमिस, ग्लैड, एंजियस, इजी, फेल, रिफ्यूज रहेगा। तो ये सब के बाद 2+V1 आएगा, मतलब इसमें हाउ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू गो देयर। अब इस एग्जाम्पल में हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको खाली जगह दिया जाए। आई वांट, गो था, हाँ, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक हो जाएगा गो, जैसे यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन हो गया गो, एक ऑप्शन हो जाएगा वेंट, एक ऑप्शन हो जाएगा गोइंग, और एक ऑप्शन हो गया टू गोइंग, टू गो, ठीक है। तो इसमें या हाउ टू गो भी दे देता, तो आई वांट हाउ टू गो, तो ये सही नहीं है। मैं चाहता हूं, तो चाहना से तरीका का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। आई वांट, सही आंसर क्या होगा? आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो वांट के बाद 2+V1 आएगा, ये याद रखना होगा। विश के बाद 2+V1 आएगा, ये याद रखना होगा, ठीक है। यानी हो गया आई वांट टू गो। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर मेक रहता है, ये तो और इम्पॉर्टेंट है, मेक, मेड, लेट, फील, बीड, बेड, नोटिस, ऑब्जर्व, तो ज़्यादातर इन्हीं तीनों से क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनेशन में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मेक का पास्ट फॉर्म मेड है,
तो मेक, मेड और लेट रहा या फील, बेड, ये जितना भी है ये सबके बाद V1 आता है, 2 + V1 नहीं आता है, मतलब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही मेक्स मी लाफ, LAUGH। तो ये जो लाफ है ये आपका वर्ब का पहला रूप है। अगर हम ऐसे लिखते हैं ही मेक्स मी टू लाफ तो ये गलत हो जाता है। उसी तरह अगर लेट से लिया जाए, देखिए लेट मी गो, V1 आया, तो लेट या मेक जब लग जाए मेन वर्ब के रूप में तो वैसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि इसके बाद आने वाला एक और वर्ब V1 फॉर्म में लिखा जाता है। इसके और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनको याद रखना पड़ेगा कि कब V1 आएगा, कब टू V1 आएगा। लिस्ट आप देखिएगा PDF में। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हम लोग जानेंगे कि जेरंड एज ए नाउन फॉर्म को जेरंड कहा जाता है, यानी V4 को जब वो नाउन के रूप में आता है तो इसी को तो हम लोग जेरंड कहते हैं। तो इसका यूज हम लोग कब करेंगे, यानी कैसे एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि V4 लगाए कि 2 + V1 लगाएं, क्योंकि V4 के जगह पर 2 + V1 का भी यूज तो किया जा सकता है। तो ये सब याद रखना होगा। देखिए एडिक्टेड टू अगर लगा रहा है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, अकस्टम्ड टू लगा रहा है, एड टू लगा रहा है, प्राउड ऑफ लगा रहा है, फॉन्ड ऑफ रहा है, कॉन्फिडेंट ऑफ रहा है, अब्सटेन फ्रॉम या थिंक ऑफ या ETC, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो PDF से उसको याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ब्स को लिया हुआ है। तो ये सब ऐसे वर्ब है जिनके बाद 2 + V1 काम नहीं करेगा। जब काम करेगा तो V4 जेरंड फॉर्म में काम करेगा। ठीक है, यानी इसमें से किसी को उठाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं ही इज और यहाँ पर लिख दिया जाए एडिक्टेड टू, खाली जगह। ठीक है, अब ऑप्शन दिया जाए टेक टी, एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन हम दे देते हैं टेकिंग टी, और तीसरा ऑप्शन हम दे देते हैं टू टेक टी। तो देखने से सही तो ये भी और ये भी लग रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि एडिक्टेड टू लगा है तो टू तो इसमें हो ही गया है, टेक टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज एडिक्टेड टू, टेक टी नहीं होगा, एडिक्टेड के साथ टेकिंग का प्रयोग करना है, यानी वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब ये पकड़ में आएगा। ठीक है, एक रूल हो गया। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 यानी जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद V4 का मतलब है कि प्रीपोजिशन के साथ हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं, और नाउन ही यहाँ पर जेरंड है। तो इसमें भी देखिए V4 आखिर क्यों लग रहा है, इसमें भी ऊपर वाला में देखिए सब में प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, टू, 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 ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फ्रेज हो, ये फ्रेज हो गया क्योंकि इसके साथ टू आएगा, अकस्टम्ड है तो टू आएगा, इसके साथ दूसरा प्रीपोजिशन काम ही नहीं करता है, तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर टैग के रूप में दे दिया। तो ये सब ऐसे हैं कि जो प्रीपोजिशन लेकर आए हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 रहेगा, मतलब इसी तरह से इसका भी बनेगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर हो तो V4 आएगा। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे हीज हो गया, योर हो गया, माई हो गया, तो ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर हमको लिखना हो जैसे हीज, यहाँ पर खाली जगह, चलिए योर खाली जगह, और यहाँ इज लाइक ए डेविल। तो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर लाफ को दिया जाए तो देखिए योर लाफ नहीं होगा, योर टू लाफ भी नहीं होगा, योर लाफिंग होगा। लाफ का V4 इस्तेमाल कर देंगे, LAUGHING, मतलब योर जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ नाउन चाहिए। तो योर लाफिंग इज लाइक अ डेविल, यानी तुम्हारी जो हंसी है वह कैसी है, तो एक शैतान के जैसी है। तो ये सब आप लोग को याद रखना होगा। और अब हम लोग इसके बाद जान लेते हैं कि पार्टिसिपल का यूज हम लोग कब करेंगे। देखिए अब हम लोग पार्टिसिपल के जो 3 फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके रूल्स को जानेंगे। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें क्या होगा, वाक्य के सभी भागों का सब्जेक्ट एक ही हो तथा वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब का यूज हुआ हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का इस्तेमाल करेंगे। ये V4 जेरंड नहीं है, क्योंकि देखिए द नॉइज जो है यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला को जेरंड नहीं कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या मेन वर्ब के रूप में भी अगर ये होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता। तो हम लोग का डेफिनेशन इसका क्या कह रहा है कि जब वाक्य के सभी भागों का सब्जेक्ट एक हो,
अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दो छोटे छोटे वाक्य हैं। हियरिंग द नॉइज, हल्ला सुनने वाला व्यक्ति कौन है? कोई लड़का ही है। और जगने वाला कौन है? कोई लड़का ही है। मतलब इस वाक्य का अगर हम लोग सब्जेक्ट निकाले तो एक ही है, द बॉय। अच्छा आगे है कि जब दो या दो से अधिक वर्ब हो, तो इसमें देखिए हियरिंग और वॉकअप दो गो वर्ब है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। इस जगह पर हम लोग टू हियर नहीं करेंगे। टू हियर द नॉइज अगर करते हैं तो ऐसा गलत हो जाएगा। क्लियर है? या फिर इसी का दूसरा रूल कह रहा है कि जब दो कार्य एक साथ या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ हो। कह रहा है कि जब दो कार्य एक साथ हुआ हो। अच्छा यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में हियरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप, लगभग एक साथ काम हुआ है, हल्ला सुना और उठा। या अगर ध्यान से देखें तो सुनने के बाद वो उठने का काम किया। तो वही कह रहा है कि जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा हुआ हो, हल्ला होने के तुरंत बाद वो उठा, दूसरा काम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल को बताया गया। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग क्या करते हैं? तो काम समाप्ति के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हैज ईटेन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने खा लिया है। तो काम तो यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो जब भी हमको काम समाप्ति का बोध कराना हो तो हैज हैव हैड के बाद V3 का इस्तेमाल कर देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल काम समाप्ति के लिए पास्ट पार्टिसिपल, जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम समाप्त हुआ हो तो वैसे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए परफेक्ट में क्या होगा? जब एक कार्य के पूर्ण होने के बाद, मतलब दूसरा पहला समाप्त हो जाए और तब दूसरा शुरू हो, दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ पर कार्य समाप्त हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा काम शुरू हुआ रहेगा। ऊपर वाला में काम समाप्त, नीचे वाला में काम शुरू। तो जब एक काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हैविंग बीटेन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को पीटने के बाद, काम यहाँ पर समाप्त कर लिया, दोस्त को पीट दिया। अपने दोस्त को पीटने के बाद ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। तो दूसरा काम कब शुरू किया? जब एक काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए हियरिंग द नॉइज, यहाँ पर दोनों काम लगभग साथ साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों काम लगभग साथ हो ही नहीं रहा है। एक पूर्ण होने के बाद ही दूसरा हुआ, और ऊपर वाला में लगभग साथ भी हुआ है और तुरंत बाद भी हुआ, इसके तुरंत बाद वो हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों कंप्लीट हुआ। और इस पर आप लोग को PDF में हम कुछ एक्सरसाइज भी देंगे, वहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो जब आप क्लास में आइएगा उस समय ये सारा चीज़ हम आपको क्लियर फिर से करा देंगे।